हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एनसीईआरटी वाला। मेरा नाम है शिवम भार्गव एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑन रैंडम वेरिएबल्स। नाउ लाइव लेक्चर की अगर मैं चार्ट पढ़ूं तो ये सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये हमारे डिलीटेड पोर्शन में है एंड सो ऑन। तो यस, दिस इज नॉट इन योर बोर्ड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब बाय द एनसीईआरटी एंड सीबीएसई, बट पढ़ना है बिकॉज एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक हमने फ्रॉम स्क्रैच डिस्कस किया है, ये भी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। कुछ बोर्ड्स हैं जिनके में ये आ रहा होगा सिलेबस में, वो इसको यहां से देख के और सीख सकते हैं बेटा। ठीक, अब हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं, ये सस्पेंस बनाए रखने के लिए आज मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा हूं ताकि तुम मुझसे कुछ बुलवाओ ना। ठीक है, तो सस्पेंस मेंटेन्ड है, आप लोगों को बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगी वंस योर सिलेबस इज कंप्लीट। तो हमारा आज का गोल रैंडम वेरिएबल मीन एंड वेरिएंस ही है, इस चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे एंड प्रोबेबिलिटी विल बी ओवर टुडे। ठीक है, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन प्रोबेबिलिटी। छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, सिंस अ लॉट ऑफ यू विल फील दैट दिस इज नॉट यूजफुल। आप अभी और अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आप वो चीज कर सकते हैं, राइट? चलिए लेट्स गो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एक नाम आता है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल। तो एज द नेम सजेस्ट हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, जिसका आउटकम हमें नहीं पता होता है। वैसे ही हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं। ठीक है, जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं और हम देखते हैं कि वो वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने हेड को मैंने कॉइन को 3 बारी टॉस किया। ठीक, 3 बारी कॉइन टॉस करने पे अगर मैं नंबर ऑफ हेड्स को एक वेरिएबल मान लूं, इन अ टॉस ऑफ अ कॉइन, इन ए टॉस ऑफ ए कॉइन 3 टाइम्स। ठीक है, let x denote number of heads appearing, तो आप ये देखो कि आपके x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। your x can be 0, your x can be 1, your x can be 2 और your x can be 3। कई हैं उनमें से कह रहे होंगे कि सर हमारी कभी बनी नहीं, हमारी x कहां से आएगी, बट ये उसकी बात नहीं हो रही है। दिस इज द रैंडम वेरिएबल जो आपने असाइन किया है नंबर ऑफ हेड्स अपियरिंग ऑन द कॉइन। तो 3 कॉइन के टॉस में या एक कॉइन को 3 बारी टॉस किया तो नंबर ऑफ हेड्स कैन बी 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, देखो। हाउ डू वी मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? व्हाट वी डू इज, हम यहां लिखेंगे x, ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपने लिखी 0, 1, 2 एंड 3, और यहां हम लोग लिखते हैं px। x की वैल्यूज हो सकती हैं 0, 1, 2, 3 और यहां लिखेंगे हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटीज। तो अगर आपने कॉइन को 3 बारी टॉस किया, टोटल आउटकम्स आर 8। आपके पास एक भी हेड नहीं आया, दैट मींस टेल टेल टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? दैट विल बी 1/8। 1/8। फिर आपने 1 हेड वाला केस देखा, तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड, ये 3 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें आपका एक हेड आ रहा है। दैट मींस प्रोबेबिलिटी विल बी 3/8। 2 हेड्स की अगर मैं बात करूं तो हेड हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, अगेन द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/8। 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/8। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें x हमारा रैंडम वेरिएबल है which is denoting the number of heads in toss of a coin 3 times. ठीक है, तो x can only take values 0, 1, 2 and 3. Now ये हमारे पास जो टेबल है इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो
कि अगर आप इन सारों का सम कर दें, इफ यू एड दीज यू विल गेट 1, और आना भी चाहिए भाई। अगर आप कॉइन को 3 बार उछाल रहे हो और आपने 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड वाले सारे केसेस ले लिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी शुड कम आउट टू बी इक्वल टू 1, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका सम हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसमें दो चीजें हम लोग निकालते हैं बेटा, एक मीन और एक वेरिएंस, एक मीन और एक वेरिएंस। तो आपको ये लग रहा होगा स्टैटिस्टिक्स में सिमिलर टू एफआई और एक्सआई, ठीक है। ये आपको एक तरीके की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये आपको एक्सआई दे रखा है। आप मीन क्या लिखते थे, समेशन एफआई एक्सआई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफआई। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, कुछ बच्चों ने मैथ्स में पढ़ा है, कुछ बच्चे प्रो हैं वो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ के आए होंगे, है ना। तो जब आप मीन निकालते थे इट वाज समेशन एफआई एक्सआई अपॉन समेशन एफआई। तो यहां आपको ये दिख रहा है समेशन एफआई तो 1 है, तो मेरे को सिर्फ इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो व्हाट डू आई राइट मीन एज, इट इज समेशन ऑफ एक्सआई इनटू पीएक्सआई, समेशन ऑफ एक्सआई इनटू पीएक्सआई। तो यहां पे मीन क्या हो जाएगा, इट विल बी 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। तो यहां पे आप लिख सकते हो इन दिस केस मीन विल बी इक्वल टू 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। दिस इज योर मीन, ठीक। अच्छा, फिर वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस, वेरिएंस का भी फॉर्मूला आपको काफी सिमिलर लगेगा जैसा आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था। यहां हम क्या करते हैं, हम समेशन करते हैं 0 स्क्वायर इंटू 1/8 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/8 माइनस जो आपने मीन निकाली उसका स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएंस आप बेसिकली ऐसे लिखते हो बेटा कि म्यू ऑफ एक्सआई स्क्वायर माइनस म्यू एक्सआई का होल स्क्वायर। स्टैटिस्टिक्स जैसा लग रहा होगा, वहां हम लोग लिखते थे समेशन ऑफ एफआई एक्सआई स्क्वायर अपॉन समेशन एफआई माइनस समेशन एफआई एक्सआई अपॉन समेशन एफआई का होल स्क्वायर, है ना। तो आप यहां पे भी कुछ वैसी सी ही चीज लिखते हो। मैं एक बार फिर फॉर्मूला लिख देता हूं साफ साफ, वेरिएंस विल बी समेशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर इंटू पी एक्सआई माइनस समेशन ऑफ एक्सआई इंटू पी एक्सआई का होल स्क्वायर, ठीक है। यही चीज मैंने वहां पे लिखी थी मीन के टर्म्स में। क्या होता है ना कि ये कहा जाता है that this is the mean of xi square minus ये होता है मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। इट इज क्वाइट सिमिलर टू स्टैटिस्टिक्स। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके मन में बैठ जाए ये फॉर्मूला। और सबको मालूम है स्टैंडर्ड डिविएशन इसका स्क्वायर रूट होता है, दिस इज रिटन एज सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा क्या होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखी है तो उसका मीन और वेरिएंस आप निकाल सकते हो। मतलब अगर आप इसका वेरिएंस मेरे को निकालने को बोलोगे तो इट विल बी फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशंस, फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशंस सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखो mu of xi square, that means this is 0 square into 1/8 plus 1 square into 3/8 plus 2 square into 3/8 plus 3 square into 1/8। ये आ गया ये वाला टर्म, माइनस ये जो हम लोगों ने पिछले वाले में मीन निकाला था पूरा, दिस वाज 0 into 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8 का होल स्क्वायर।
दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी मीन, कोई भी वेरिएंस निकाल सकते हैं। सिंस सब्जेक्टिव पेपर की बात हो रही है, तो जिन बोर्ड्स में ये वाला टॉपिक आ रहा है वहां पे आराम से इस क्वेश्चन में टाइम लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऐसी भी दिक्कत नहीं आएगी कि हमारे स्टेप्स कम हो गए थे, क्योंकि आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, फिर आप एक्सपैंड करोगे, इसकी कैलकुलेशन करोगे, यू विल राइट योर आंसर। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी वालों का, सीबीएसई वालों का इनफैक्ट नुकसान है कि ये टॉपिक नहीं आ रहा है, बिकॉज इट वुड हैव बीन रियली इजी और एक्सप्रेसिव भी होता है ये क्वेश्चन। हमें ये टेंशन नहीं होती कि यार हमने छोटे तरीके से सॉल्व कर दिया, नंबर पूरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कैलकुलेशन अगर सही किया तो इसमें फुल मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाई जाती है, आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी पड़ेंगी बेटा। आगे अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी पड़ती है। आपको सिर्फ बताया गया होता है कि व्हाट इज एक्स रिप्रेजेंटिंग, रैंडम वेरिएबल को एक डेफिनेशन दे दी गई, उसके हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालो और फिर उसके बाद वो मीन वेरिएंस पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद, आई होप आप लोगों ने ये सब चीजें लिख ली होंगी एंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एन अर्न कंसिस्ट्स ऑफ, या एन अर्न कंटेन्स 4 white and 6 red balls. ठीक है, 4 white and 6 red balls. 4 balls are drawn at random from the urn. 10 balls थी, 4 white 6 red, उनमें से मैंने 4 balls ड्रॉ करी। Now find the probability distribution of the number of white balls. Find the probability distribution of the number of white balls. तो आपने क्या किया, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई, आपने x को असाइन किया है डेफिनेशन नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो आपके पास टोटल 4 व्हाइट बॉल्स हैं, आपने 4 बॉल्स ड्रॉ की हैं, तो आप 0 व्हाइट बॉल्स ड्रॉ कर सकते हो सकता है 1 व्हाइट बॉल ड्रॉ करो, हो सकता है 2, हो सकता है 3, और हो सकता है चारों व्हाइट बॉल्स आप ड्रॉ करें। यस, अब मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेरे पास 10 बॉल्स थी, 4 व्हाइट 6 रेड, मैंने 4 बॉल्स ड्रॉ करी और वो सारी की सारी रेड निकली, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं कि 0 व्हाइट बॉल्स है बेटा। ठीक है, यहां पे आप चाहे मेंशन कर देना x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन। ठीक है, अगर 0 बॉल्स व्हाइट ड्रॉ की हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि आपने 6, मतलब सारी रेड बॉल्स में से चारों बॉल्स सेलेक्ट करी, तो दिस विल बी 6c4, इट विल बी 6c4 डिवाइडेड बाय 10c4। 6c4 मतलब 4 की 4 रेड बॉल्स हैं, डिवाइडेड बाय 10 में से आप कोई भी 4 निकाल सकते हो, वो आपके टोटल आउटकम्स हो गए। देन सेकेंड, एक व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, आपने 4 में से एक ड्रॉ करी 4c1, और बाकी 6 में से आपने 3 बॉल्स ड्रॉ करी, डिवाइडेड बाय 10c4। 10c4 विल रिमेन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि आप 10 में से कोई भी 4 बॉल्स ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपने 2 बॉल्स का अगर केस देखा, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डायनेमिक हो जाएगा। 2 बॉल्स अगर ड्रॉ करिए व्हाइट, तो दैट मींस 4c2 इंटू 6c2 डिवाइडेड बाय 10c4। 4c2 इंटू 6c2 डिवाइडेड बाई 10c4। फिर उसके बाद 3 अगर व्हाइट बॉल ड्रॉ की हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4c3 इंटू 6c1 डिवाइडेड बाई 10c4। 4c3 इंटू 6c1 डिवाइडेड बाई 10c4। अब लास्ट वाला कॉलम भरना है, वीडियो को पॉज करो, उसका आंसर उस डब्बे में क्या आएगा वो पहले कमेंट करो, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करना, तो मेरे को समझ में आ जाएगी कि हाँ आप लोग पढ़ते पढ़ते साथ साथ आंसर भी कर रहे हो। 4c3 इंटू 6c1 अपॉन 10c4 आया जब 3 बॉल्स ड्रॉ की हैं, ठीक है व्हाइट। अब हमें चारों की चारों व्हाइट बॉल्स ड्रॉ करनी है। आई होप कमेंट कर दिया होगा। नाउ आई विल टेल यू द आंसर कि अगर ऐसा है तो इसमें होगा 4c4 इंटू 6c0 में नहीं लिख रहा, दैट इज ऑब्वियसली 1, 4c4 डिवाइडेड बाय 10c4। 4c4 divided by 10c4. This is the number of
मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 4 व्हाइट बॉल्स आउट ऑफ द 10 गिवन बॉल्स। ठीक, अब आप इन पांचों का इनफैक्ट 0 1 2 3 4 इन पांचों का अगर सम करोगे यू विल गेट 1। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो बाय सॉल्विंग इट। ये इन सारों का सम जो है दैट विल डेफिनेटली कम आउट टू बी इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है बट आई नो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा सा ही होने वाला है कि आप इसी की मीन और वेरिएंस निकालिए, इसी चीज की मीन और वेरिएंस निकालिए। तो ठीक है, अब हमें मालूम है अगर मैं मीन निकालना चाहूंगा तो इट विल बी 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस प्लस 4 इंटू दिस। ये पांचों का सम निकाल के यू विल गेट योर मीन। और वेरिएंस का फॉर्मूला भी अब आप लोग जानते हो, 0 स्क्वायर इंटू दिस प्लस 1 स्क्वायर इंटू दिस प्लस 2 स्क्वायर इंटू दिस प्लस 3 स्क्वायर इंटू दिस प्लस 4 स्क्वायर इंटू दिस माइनस जो आपने मीन निकाली उसका होल स्क्वायर। तो आप लोग इसी एक्सप्रेशन का मीन और वेरिएंस निकाल के भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। ठीक है, अभी तक 2 चीजें हो गई हैं आपके पास करने को। एक आपने आई होप आंसर कर दिया होगा ये, और सेकंड चीज जो आपको आंसर करनी है दैट इज द मीन एंड वेरिएंस फॉर दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जा चुका है ये, और आगे भी चांसेस हैं ऐसा ही, नहीं तो थोड़ा सा स्टार्ट चेंज करके क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं। आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, रैंडम वेरिएबल x है, इट कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास px दिया हुआ है 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k। उसने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो पहले तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय एडिंग ऑल दीज एंड इक्वेटिंग इट टू 1। भाई मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो प्रोबेबिलिटीज हैं उसका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो आपने अगर ऐड किया दिस विल बी 8k k 2k 2k 3k, ये पूरे का सम हो गया 8k। वहां पे एक k और लिखा हुआ है उसको भी ले लोगे तो 9k प्लस k स्क्वायर के टर्म्स देयर विल बी 10k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यही बनेगी इक्वेशन, क्योंकि 9k प्लस 10k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, है ना। तो आपने यहां से 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0, 10k कॉमन लिया, दिस इज k प्लस 1 माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0, k प्लस 1 इंटू 10k माइनस 1 इक्वल टू 0। k की वैल्यू कैन नॉट बी माइनस 1 क्योंकि आप प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव में आंसर नहीं कर सकते। यस, k will be equal to 1 upon 10, k will be equal to 1 upon 10। ठीक है, अच्छा अब देखो आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कह रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 5 या 5 से बड़ा, दैट मींस इट विल बी, फर्स्ट पार्ट का आंसर अगर मैं देखूं तो इट इज k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k। तो दिस इज 10k स्क्वायर प्लस k, दिस इज इक्वल टू क्या है ये, k स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन 100, ये 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, दिस इज 2 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये 1 अपॉन 5 आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, फाइंड मीन एंड वेरिएंस, फाइंड मीन एंड वेरिएंस, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, मीन निकालनी है आपको सबसे पहले, यू हैव टू फाइंड आउट मीन। जितने बच्चे मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता है सर वेरिएंस किसी हालत में नहीं निकालने वाले, इतनी लंबी कैलकुलेशन वो नहीं करेंगे। मैं वेरिएंस होमवर्क दे दूंगा, मीन निकाल दूंगा, वेरिएंस का एक्सप्रेशन बोल दूंगा आपको, आप खुद से निकाल ही लोगे। पीडब्ल्यू की जनता बहुत स्मार्ट है, इन लोगों को कैलकुलेशन अरे सर खुद कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझाइए। यस, मीन की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी 0 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 1 into k, this is k, plus 2 into 2k, this is 4k, plus 3 into 2k, this is 6k, 4 into 3k, this is 12k, 5 into k square, this is 5k square, 6 into 2k, this is 12k square, and 7 into 7k square plus k, this is 49k square plus 7k।
ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा आपको मीन देने वाला है। ठीक, अब आप के टर्म्स को इकट्ठा कर लो, के 4k 5k 11k 33k 33 प्लस 7 दिस इज 40k प्लस के स्क्वायर के टर्म्स देख लो, 5 प्लस 12 इज 17 17 प्लस 49 इज 66 प्लस 66k स्क्वायर, राइट। k की वैल्यू आपने 1/10 पुट करी, दिस बिकम्स 4 प्लस 66 अपॉन 100, तो ये 4.66 आ गया बेटा, दिस इज 4.66। और ये मत सोचना गलती से भी कि ये 1 से बड़ा नहीं आ सकता, ये मीन है, दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, तो ये वैल्यू डेफिनेटली 1 से बड़ी आ सकती है। ठीक है, आपने पूरा का पूरा सॉल्व किया, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में आपने k की वैल्यू बाद में पुट करो, शुरू में पुट करोगे तो लिखने में दिक्कत होगी, पहले k के टर्म्स में लिख दो, उसके बाद k की वैल्यू पुट कर दो। 40k की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 और प्लस 66 अपॉन 100 विल बी 0.66, तो 4.66 विल बी योर आंसर। दिस इज फॉर मीन। वेरिएंस में क्या करोगे? वेरिएंस में सर सिंपल है, 0 स्क्वायर इंटू 0 प्लस 1 स्क्वायर इंटू k प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2k प्लस 4 स्क्वायर इंटू 3k प्लस 5 स्क्वायर इंटू k स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इंटू 7k स्क्वायर प्लस k माइनस 4.66 का होल स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू आपने जो पहले मैंने पूरी बोली वो लिखा हुआ है xi स्क्वायर इंटू pxi का समेशन माइनस जो मीन निकाली आपने 4.66 उसका होल स्क्वायर, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इसका वेरिएंस भी आपको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, तो मीन और वेरिएंस की ये 2 क्वेश्चन कर लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है। आई गेस 6th एक्सरसाइज है ये, आप वो सॉल्व कर लोगे, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है, अच्छा बहुत से बच्चे पूछ रहे थे इनफाइनाइट ट्रायल्स सिलेबस में है या नहीं, तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो मैंने डिलीटेड पोर्शन देखा उसमें यस पूरी की पूरी 11.6 डिलीटेड थी, बट उन्होंने जो टॉपिक्स टू बी डिलीटेड बोला है वो रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों डिलीटेड हैं, बट इनफाइनाइट ट्रायल्स एज सच नहीं लिखा है। इनफाइनाइट ट्रायल्स मेरे को ज्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले क्वेश्चंस लगते हैं, तो आप प्लीज इनफाइनाइट ट्रायल जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो चीज स्किप मत करना, है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि हम मीन और वेरिएंस पढ़ रहे हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की भी मीन और वेरिएंस पढ़ लेनी चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको याद हो तो उसमें P होती थी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मीन, जब हम लोग मीन की बात करते हैं तो मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस इज npq, वेरिएंस इज npq एंड मीन इज np। कैसे आया, हाउ डू वी गेट दिस, सीख लो। ठीक है, जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और तो बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है इसमें, इट इज अ सिंपल थिंग, बट समझना जरूरी है कि ये आया कहां से। देखना बेटा, जो रैंडम वेरिएबल x है, अगर आप n ट्रायल्स, यहां पे n क्या होता था, इट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, याद है आपको, p is the probability of success, q is the probability of failure, n is the number of trials। तो अब इसमें क्या है कि हम लोग सक्सेसेस की बात कर रहे हैं, हो सकता है x, मतलब यहां पे रैंडम वेरिएबल गिव्स यू द नंबर ऑफ सक्सेसेस, तो दैट कैन बी 0, दैट कैन बी 1, दैट कैन बी 2 एंड सो ऑन, एंड दैट कैन बी n एज वेल। 0 से लेके n तक नंबर ऑफ सक्सेसेस हम लोग लिख सकते हैं, राइट। नाउ px की अगर मैं बात करूं, एक भी सक्सेस नहीं चाहिए मेरे को, एक भी सक्सेस नहीं चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने लिखी थी, इट वाज nc0 p टू द पावर 0
q to the power n। जब मैं एक सक्सेस की बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट वन सक्सेस, इट इज nc1 p to the power 1 q to the power n minus 1। फिर जब मैं दो सक्सेसेस की बात करता हूं, आई राइट nc2 p to the power 2 q to the power n minus 2। सिमिलरली आप n के लिए लिख सकते हैं, n सक्सेसेस के लिए लिख सकते हैं ncn p to the power n and q to the power 0। ये आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ गई, ये आपके पास रैंडम वेरिएबल लिखा हुआ है। अब आपको मीन का फॉर्मूला भी पता है और वेरिएंस का फॉर्मूला भी पता है। डेरिवेशन मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इसमें बाइनोमियल थ्योरम की डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है वो चीज ना पढ़ी हो, देयर इज नथिंग टू वरी। ठीक है, आप लोग इसे एज इट इज याद रख सकते हैं, मीन इज एनपी, वेरिएंस इज एनपीक्यू। बट जिन बच्चों को इंटरेस्ट, जागरूकता होती है जानने की, उनको मैंने इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बता दिया है। आपको याद होगा जब आप इन सबको ऐड करते हो, मैंने आपको बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कराते वक्त कि ये p प्लस क्यू रेज टू द पावर n की एक्सपेंशन लिखी होती है और p प्लस क्यू की वैल्यू होती है 1। तो यहां पे भी जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हैं तो अगर आप सारे केसेस को, प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो, यू विल गेट वैल्यू 1, जो होना भी चाहिए। राइट आप मीन कैलकुलेट 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस टिल n इंटू दिस करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली वेरिएंस भी निकाला जा सकता है ना। हिंट चाहिए तो बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम लिखते थे और फिर हम डिफरेंशिएट करते थे। बेटा थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो डेराइव तो हो जाएगा ये रिजल्ट, बट हमें अभी इस स्टेज पे ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। वी हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट, और वो यहां लिखा हुआ है, मीन इज एनपी एंड वेरिएंस इज एनपीक्यू। ठीक, नाउ लास्ट क्लास में दो एग्जाम्पल्स थे। बच्चा लोग ने दो एग्जाम्पल बोले थे, एक एग्जाम्पल नंबर 18 और एक नहीं 18 नहीं था, एक एग्जाम्पल नंबर 21 है ना। ये दो क्वेश्चंस थे और आई विल सी इफ आई कैन फाइंड आउट। एग्जाम्पल नंबर 21 आई कैन रिकॉल, एक नहीं आ रहा है, वो 18 था या 18 था या फिर कोई दूसरा था। लेट मी सी कि टफ है क्या कोई सा। 18th और 21st, तो आई डिस्कस 21st। ठीक है, जो दूसरा एग्जाम्पल था, आई होप किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो रिवीजन क्लासेस के टाइम पे, किसी ना किसी तरीके से आपके पास वो दूसरा एग्जाम्पल भी पहुंच जाएगा जिसने भी पूछा था। मैं 21st एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी का, ये लास्ट लेक्चर से थोड़ा सा ड्यू हो गया था। ठीक है, 21st एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी, बस उसके बाद फिर खत्म करेंगे बेटा। मैंने सोचा इससे पहले कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, जब ज्यादा खराब हो मैं आप लोगों का लेक्चर लेके फिनिश कर दूं। एक्चुअल रीजन यही था, मैं नहीं चाहता आप लोगों का सिलेबस एक्सटेंड हो। जिन भी बच्चों के रैंडम वेरिएबल आ रहा है एग्जाम में, आप बस ये लेक्चर देखो और आपका प्रोबेबिलिटी अलॉन्ग विद दैट टर्म 2 मैथमेटिक्स विल बी डन एंड डस्टेड। जहां से भी अब आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे सॉल्व करने की, सब हो जाएगा आपसे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 21 एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन मैं नहीं लिख पाऊंगा पूरा, यू कैन क्रॉस चेक विद योर बुक। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। तुम बड़े नालायक बच्चे हो बेटा, सही में क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है ये, और तुम लोग डाउट पूछ रहे थे और अब मेरे से स्पेशली क्लास में सॉल्व करवा रहे हो। ओ माय गॉड। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। तो मैन स्पीक्स ट्रुथ, this is 3/4, and man speaks a lie, this is 1/4. He throws a dice and reports that it is a 6. So probability of getting a 6 is very very tough to find out. This is 1/6, and probability of not getting a 6, this is 5/6 है ना। Now he reports that it is a 6. तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से रिपोर्ट्स अ 6 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
कि 6 आया और उसने सच बोला, 1/6 इंटू 3/4 प्लस 6 नहीं आया और उसने झूठ बोल दिया, दैट मीन्स 5/6 इंटू 1/4. तो दिस इज 5 + 3 8/24. दिस इज 1/3. Now he wants to find out the probability that it actually was a 6. Actually was a 6 का मतलब कि उसने गिवन दिया है that he reports a 6 और गिवन है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्चुअली अ 6. तो इसका आंसर आपके पास ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा. दिस विल बी 3/24 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3. ठीक है, तो आपके पास 3 ऊपर चला गया. दिस इज 9/24 और यू गेट इट टू बी इक्वल टू 3/8. The required probability is 3/8. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, खामखा इतना बड़ा, क्योंकि मेरे को अभी लेक्चर खत्म करते करते याद आया कि मैंने कुछ लास्ट क्लास में कमिटमेंट की थी और मैं वो पीपीटी में इंक्लूड करना भूल गया हूं. तो 21 मतलब 21 नंबर मेरे को याद था. आई होप नाउ दिस इज क्लियर बेटा, है ना. और प्रोबेबिलिटी एंड्स अच्छे से पढ़ो. एक छोटा सा मैसेज देना था और थोड़ा सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है तो आई कैन रिलेट टू यू बेटर, है ना. क्या हो रहा है कि आई प्ले क्रिकेट, यू नो, ऑल ऑफ यू नो दैट. और पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट 3-4 मंथ से, आई एम नॉट एबल टू स्कोर रन्स. तो होता क्या है कि मैं हर बारी जब जाता हूं खेलने के लिए तो आई फील कि आज आई हैव टू स्टे इन द विकेट, आई हैव टू स्टे इन द क्रीज एंड स्कोर रन्स. बट हर बार किसी ना किसी बैड लक की वजह से या कुछ बॉल बहुत अच्छी गिर जाती है और मैं आउट हो जाता हूं. तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हूं मैं. ठीक है, जब मैं बाहर आया और मैंने ऐसे ही मतलब सोचा, एज अ टीचर सोचा, तो मेरे को लगा कि यार हम बच्चों को बोलते तो रहते हैं कि बेटा मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो. क्या होता है ना कि हम कर रहे होते हैं मेहनत, बट बार बार वो फेलियर आके हमें हॉन्ट करता है. ठीक है, और वो हर बारी हमें ना आगे बढ़ने से रोकता रहता है. तो भाई मैं जानता हूं ये चीज बहुत मुश्किल है, मैं इसको पर्सनली अभी इनकाउंटर कर रहा हूं. बट मैं आपको एक सजेशन दूं, मैंने सोच लिया है नेक्स्ट टाइम जब मैं खेलने जाऊंगा उससे पहले मैं नेट्स में प्रैक्टिस करके जाऊंगा. पहले बहुत सारी बॉल्स इजी, है ना, बहुत मुश्किल खेलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी इजी बॉलिंग मैं पहले खेलूंगा, उसके बाद मैं मैच खेलने जाऊंगा. तो मैं आपको भी यही चीज बोल रहा हूं. अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखो अब आप इतने लेट स्टेज पे आ गए हो कि बहुत सारे बच्चे अभी तक पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही. बट अभी भी कुछ बच्चे हैं जो ना फंस रहे हैं. सर पढ़ सब कुछ लिया लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजें परेशान कर रही हैं. तो बेटा आपको मैं यही कहूंगा कि पहले आप आसान आसान क्वेश्चन करो. आपने किए हुए क्वेश्चन है ना, जो एनसीईआरटी आपने ऑलरेडी कर रखी है, आप उसको फिर से एक बार छोटी मतलब थोड़ी सी देर के लिए सॉल्व कर लो. जैसे ही आप उसमें बहुत अच्छा करने लगोगे, आपके जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, फिर अगर हम कोई ऐसी एंटिटी पकड़े, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो सैंपल पेपर हो, जो हमारे लिए क्वेश्चंस नए हैं, तब हम उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड होंगे टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. ठीक है, जस्ट एन एडवाइस, ले लो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है. अदरवाइज कीप स्टडीइंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बेटा, कीप स्माइलिंग, अच्छे से मेहनत करो. आपका सिलेबस टर्म 2 का यहां खत्म होता है, बट एक्चुअल जर्नी अब आपकी शुरू होगी, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स अराउंड 50 डेज आपके पास बचे हैं. अच्छे से पढ़ो इन 50 दिनों में. स्ट्रैटेजी आपके पास बहुत जल्द पहुंचने वाली है. यू डू दैट एंड हम लोगों को प्राउड फील करवाना है आप लोगों ने. ठीक है, नाम रखना है हमारा और बहुत अच्छे से एग्जाम अपना प्रिपेयर करके और अटेम्प्ट करके आना है एग्जाम. ठीक है, सी यू वेरी सून बेटा. ऐसा नहीं है कि हम लोग का मतलब साथ खत्म हो रहा है, बट यस, एनसीईआरटी वाला पे टर्म 2 इज डन एंड डस्टेड. सी यू गाइज ऑल वेरी सून. टेक केयर, कीप स्टडीइंग, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा. बाय बाय.